इंडिया का बेस्ट टेस्ट कैप्टन कौन है? वो विराट कोहली जिसने टीम को लॉर्ड्स के आइकॉनिक मैदान पर जीत दिलाई, या वो MS धोनी जिसने इंडियन टीम को पहली बार नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग पर बिठाया, या फिर सौरव गांगुली जिसने अपनी टीम को डार्केस्ट फेज से निकाला, या फिर अजिंक्य रहाणे जिसने टूटी फूटी इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती, या फिर इंडियन टेस्ट क्रिकेट के बाकी कैप्टन जिन्होंने अपने तरीके से इंडियन क्रिकेट को इंपैक्ट करा, जिनमें से किसी ने 70s के दशक में ना सिर्फ इंडिया को उसकी पहली ओवरसीज टेस्ट विन दिलाई बल्कि पहली सीरीज भी जिताई, तो किसी ने 80s के दशक में ही ऑस्ट्रेलिया जाकर इंडिया की पहली विक्ट्री रजिस्टर करी। साल 1932 से लेकर 2025 तक टोटल 36 कैप्टन्स ने इंडियन टीम को टेस्ट फॉर्मेट में लीड करा है, जिनमें से कुछ ऑल टाइम ग्रेट्स की अचीवमेंट के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन कुछ कैप्टन्स ऐसे भी रहे हैं जिनकी अचीवमेंट्स के बारे में आज कोई बात नहीं करता, लेकिन ये अचीवमेंट्स इतने बड़े हैं कि इनके बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। इन अचीवमेंट्स को हासिल करके इन कप्तानों ने ना सिर्फ इतिहास लिखा बल्कि खुद को इंडियन टीम के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स की लिस्ट में भी शुमार किया। आज मैं तुम्हें ऐसे ही 8 इंडियन टेस्ट कैप्टन्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में एक गोल्डन चैप्टर लिखा है, और उनमें से कुछ नाम ऐसे भी होंगे जिनके बारे में तुमने कभी भी कहीं भी इवन कमेंट्री पैनल में भी नहीं सुना होगा। जिसमें सबसे पहले आते हैं वो कप्तान जो ना सिर्फ एक क्रिकेटर थे बल्कि इस देश के नवाब भी। उनकी कहानी की शुरुआत क्रिकेट से होती जरूर है, लेकिन उनका परिचय पॉलिटिक्स, रॉयल हेरिटेज और बॉलीवुड तक में देखा जाता है। मंसूर अली खान पटौदी जो इंडियन टेस्ट टीम के 14th कैप्टन थे और पटौदी एस्टेट के 9th नवाब भी। क्रिकेट और नवाबशाही से भरी जिंदगी जीने वाले वो अपने परिवार में पहले नहीं थे। उनसे पहले उनके पिता इफ्तिखार अली खान पटौदी भी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके थे और इंडियन टेस्ट टीम के तीसरे कैप्टन भी थे। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जूनियर पटौदी एक एक्स कैप्टन के बेटे और नवाब होने की वजह से उनके करियर को एक रॉकेट स्टार्ट मिला होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। रॉकेट स्टार्ट तो छोड़ो, उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आता है जब उन्हें अपने क्रिकेट करियर को हमेशा के लिए अलविदा कहने तक की नौबत आ गई थी। 1 जुलाई 1961 को पटौदी का इंग्लैंड के होव में कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विंडस्क्रीन का ग्लास उनकी राइट आई को परमानेंटली डैमेज कर देता है। ये देखकर सबको लग रहा था कि पटौदी का क्रिकेट करियर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन इस एक्सीडेंट के बारे में सोचकर वक्त जाया करने के बजाय पटौदी ने एक आंख से नेट्स में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद ही इंग्लैंड के अगेंस्ट दिल्ली में अपना टेस्ट डेब्यू करा। अपने डेब्यू के 1 साल के अंदर ही उन्हें वेस्ट इंडीज टूर पर टीम का उप कप्तान बनाया गया ताकि उन्हें फ्यूचर कैप्टन के तौर पर ग्रूम किया जा सके, लेकिन उस सीरीज के चौथे मैच में सिटिंग कैप्टन नारी कॉन्ट्रैक्टर के इंजर्ड होने की वजह से उन्हें टीम की कमान सौंपी गई। मंसूर अली खान पटौदी इज सिलेक्टेड टू कैप्टन द इंडियन टीम। इसके साथ ही वो उस वक्त के वर्ल्ड क्रिकेट के यंगेस्ट कैप्टन बन गए थे, जिनकी उम्र मात्र 21 साल 77 दिन थी। अपने करियर में पटौदी ने 46 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 35 के एवरेज से 2793 रन्स बनाए, जिसमें 5 शतक और 1 दोहरा शतक शामिल था। इन 46 में से पटौदी ने 40 मैचेस में इंडिया की कप्तानी करी, जिसमें से टीम ने 9 मैचेस जीते, 19 हारे और 19 ड्रॉ करे। उनकी कप्तानी का सबसे बड़ा लम्हा आता है 1967-68 के न्यूजीलैंड टूर पर, जब पहले ही टेस्ट में इंडियन टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ डंडन की स्लो और टर्निंग ट्रैक पर श्रीनिवास प्रसन्ना की बॉलिंग और अजीत वाडेकर की बैटिंग के दम पर अपनी पहली ओवरसीज विक्ट्री रजिस्टर करती है। मगर नवाब साहब इतने पर ही कहां रुकने वाले थे। पहले मैच में जीत के बाद तीसरे मैच में इंडियन टीम न्यूजीलैंड को 8 विकेट से और फिर चौथे मैच में 272 रन से हराकर अपनी पहली ओवरसीज सीरीज जीतकर इतिहास रच देती है। इस जीत से पटौदी ने टीम में एक विश्वास जगाया कि हम सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि एशिया के बाहर भी मैचेस जीतने की काबिलियत रखते हैं। पटौदी ने स्टैंडर्ड्स को हाई सेट कर दिया था, जिसे मैच करना आने वाले कैप्टन्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला था। लेकिन अगले कप्तान ना सिर्फ उन उम्मीदों पर खरे उतरे बल्कि उन स्टैंडर्ड्स का बार और हाई सेट करते हुए दुनिया की सबसे कॉम्पिटिटिव, सबसे रूथलेस और सबसे टफेस्ट टीम को उसके घर में घुस कर आया। बात है इंडियन क्रिकेट के लेजेंडरी स्पिनर बिशन सिंह बेदी की। पटौदी के बाद बेदी को टीम के कमान सौंपी गई। एक ऐसा कप्तान जो विदेश में टीम को सीरीज जिताकर आ रहा हो, उसे कप्तानी लेकर टीम को आगे चलाना एक बड़ा टास्क था, पर बेदी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। 1976 के वेस्ट इंडीज टूर के तीसरे मैच में टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 403 रन का बड़ा टोटल चेस कर लिया, जो उस वक्त चौथी इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर था। इस डोमिनेंट अंदाज में वेस्ट इंडीज को हराने के बाद इंडियन टीम न्यूजीलैंड को अपने घर में 2-0 से हराती है। इन दो थोड़े इजी टूर के बाद बेदी की कप्तानी का सबसे चैलेंजिंग टूर आता है साल 1977-78 में, जब वो टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लीड करते हैं। ये वो वक्त था जब इंडियन टीम के पास ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में ना अच्छे
अच्छे पेसर्स थे, ना ही अच्छे पेस खेलने वाले बैटर। तो ऐसे में हर कोई ये मान के चल रहा था कि इंडिया ये सीरीज हार ही जाएगा। देखने वाली बात थी कि कितने मार्जिन से। 5 मैचेस की सीरीज के पहले 2 मैचेस में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को काफी कड़ी टक्कर देती है, जीत की दहलीज के करीब भी आती है, लेकिन पर जीत नहीं पाती। गाबा में हमने 16 रन से और पर्थ में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इन मैचेस का रिजल्ट भले हमारे पक्ष में ना गिरा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर जीत की खुशबू तो सबको आने लगी थी। हाँ, हम मैचेस हार जरूर रहे थे, लेकिन वन साइडेड नहीं, बल्कि कंपीट करके। बस जरूरत थी एक लास्ट पुश की, और वो पुश मिलता है एमसीजी पर खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में, जहां इंडियन टीम पहले बैटिंग करते हुए 256 रन बनाती है और फिर भगवान चंद्रशेखर की हीरोइक स्पेल के दम पर ऑस्ट्रेलिया को 213 रन पर ऑल आउट कर देती है, जिसमें भगवान अपने 14.1 ओवर में 52 रन देकर 6 विकेट लेते हैं। इस मोमेंट पर इंडिया के पास 43 रन की लीड थी और मौका था ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा टारगेट देने का। ऐसा करने में इंडियन टीम कामयाब भी रहती है जब वो सुनील गावस्कर के 118 रन की मदद से 343 रन बनाती है और ऑस्ट्रेलिया को 386 का टारगेट देती है। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियन टीम कप्तान बिशन सिंह बेदी और भगवान चंद्रशेखर की गेंदबाजी के सामने घुटने टेक देती है और मात्र 164 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। इसके साथ ही इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर अपनी पहली टेस्ट विन 222 रन के बड़े मार्जिन से जीतती है। अगर ये मार्जिन तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा है तो जरा रुको, क्योंकि इंडियन टीम अब जो करने वाली थी उसका अंदाजा तो शायद खुद इंडियन टीम को भी नहीं था। सिडनी पर खेले गए अगले मैच में इंडिया एक बार फिर बेदी और भगवंत की स्पेल्स के दम पर ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 131 के स्कोर पर रोकती है और एक कंबाइंड बैटिंग एफर्ट के दम पर 396 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर देती है। इंडियन बॉलर्स अपना कमाल का फॉर्म जारी रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को 263 पर ऑल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मैच इंडिया 1 इनिंग और 2 रन से अपने नाम कर लेती है। इस जीत के साथ ही ये सीरीज अब 2-2 की बराबरी पर आकर खड़ी होती है। यहाँ से बेदी के पास मौका होता है ऑस्ट्रेलियन जमीन पर पहली बार सीरीज जीतकर अपनी कप्तानी का सबसे बड़ा मूवमेंट अचीव करने का और दुनिया को ये दिखाने का कि अगर ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में कोई टीम डोमिनेट कर सकती है तो वो बस टीम इंडिया है। ऐसा करने टीम पहुंचती है एडिलेड ओवल के मैदान पर, जहां ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए ग्राहम यलोप और बॉब सिम्पसन की शतक की मदद से 505 रन बोर्ड पर लगाती है, जिसके जवाब में इंडियन टीम 269 पर ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी लीड ले लेती है। दूसरी इनिंग में भी अच्छी बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 493 रन का टारगेट देती है। टारगेट बहुत बड़ा था और ऑस्ट्रेलिया घर में उसकी बॉलिंग के सामने 4th इनिंग में रन बनाना बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन पिछले 2 मैचेस जीतकर इंडियन टीम को जो कॉन्फिडेंस मिला था उसके दम पर अपना सबसे बड़ा मूवमेंट अचीव करने के इरादे से ग्राउंड पर उतरी इंडियन टीम इतनी आसानी से हार कहां मानने वाली थी। इंडियन टीम इस चेज में अपनी पूरी जान झोंक देती है। मोहिंदर अमरनाथ 86, गुंडप्पा विश्वनाथ 73, दिलीप वेंगसरकर 78 और सैयद किरमानी 51 रन बनाते हैं, लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी टीम टारगेट से 47 रन पीछे रह जाती है और 445 पर ऑल आउट हो जाती है। इस हार के साथ ही इंडियन टीम का ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज जीतने का सपना तो सपना रह जाता है, पर इससे एक बात तो साफ थी कि ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया तो जा सकता है। इस सीरीज में इंडिया की परफॉर्मेंस को आने वाले कई सालों तक याद रखा गया और शायद ये सीरीज ही वो कारण थी जिससे इंस्पायर होकर एक पार्ट टाइम कैप्टन ने बेदी के 40 साल पुराने सपने को पूरा किया, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। पूरी सीरीज में कप्तान बेदी ने बॉलिंग अटैक को सामने से लीड करा और 31 विकेट लेकर सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बने। खैर, अपनी कैप्टनसी करियर में बेदी ने 22 मैचेस में टीम को लीड करा, जिसमें से 5 ड्रॉ करे, 11 में हार का सामना करना पड़ा और 6 मैचेस में जीत का स्वाद चखा, जिसमें वेस्ट इंडीज में 1 और ऑस्ट्रेलिया में 2 जीत शामिल है। पर बेदी की बाद मानो इंडियन टीम ने अपनी स्टेबिलिटी ही खो दी हो। कभी सुनील गावस्कर टीम को लीड करते तो कभी कपिल देव, कभी रवि शास्त्री को टीम का कप्तान बनाया जाता तो कभी कृष्णमाचारी श्रीकांत को, तो कभी दिलीप वेंगसरकर को। ऐसे में इंडियन टीम को जरूरत थी एक ऐसे कैप्टन की जो ना सिर्फ अपनी लीडरशिप स्किल से टीम को आगे लेकर जाए, मैच जिताए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन रखकर उसके साथ आकर टीम में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। और ऐसे में आगे आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन को 1989 में इंडियन टीम का कैप्टन अपॉइंट करा जाता है, जहां से उन्होंने टीम को 47 मैचेस में लीड करा, जिसमें 14 मैचेस में जीत, 14 में हार और 19 ड्रॉ रहे। इंडिया को टेस्ट मैचेस में इतनी जीत दिलाने वाले अजहरुद्दीन पहले कप्तान थे। उनसे पहले किसी भी कैप्टन ने इंडिया को इतने टेस्ट मैचेस नहीं जिताए थे। 1990 में इंग्लैंड टूर पर गई इंडियन टीम की कप्तानी करते हुए अजहर ने पहले में 121, दूसरे मैच में 179 की पारी खेली। उस सीरीज में अजहर ने 85 की एवरेज से 426 रन बनाए, जो किसी भी इंडियन कैप्टन द्वारा इंग्लैंड में एक सीरीज में बनाया गया सबसे ज्यादा स्कोर था। अजहर का ये रिकॉर्ड लगभग 30 सालों तक कोई नहीं तोड़ पाया। हाँ, भले ही हम अजहर की कप्तानी में सेना कंट्रीज में मैच ना जीत पाए हो, लेकिन उन्होंने टीम को वो चीज प्रोवाइड करी जिसकी उस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, स्टेबिलिटी। सीरीज तो बहुत से कप्तानों ने जीती, पर जब टीम को एक सही दिशा में ले जाने की बात हुई तब अजहर ही सबसे आगे नजर आए। पर एक कप्तान था जिसका रन टाइम तो बहुत कम था और वो कभी परमानेंटली इंडियन टीम पे कैप्टन भी नहीं बन पाए, लेकिन उस छोटे से टाइम फ्रेम में ही उसने ना सिर्फ टीम को ऑस्ट्रेलिया में मैच हराया, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन से सीरीज जिताई जहां से जीतना तो दूर, टीम सीरीज पूरे खेलने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। अजिंक्य रहाणे, जिन्हें टीम इंडिया को लीड करने का मौका तो बहुत कम मिला, लेकिन जब भी मिला
उन्होंने उस मौके को पूरी तरह से यूटिलाइज करा और टीम के लिए अपना बेस्ट दिया। 2020-2021 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उन्हें टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया, लेकिन ये बात सबको पता थी कि जब बीच सीरीज से विराट कोहली इंडिया वापस आ जाएंगे तब रहाणे को ही टीम लीड करनी होगी। इससे पिछले वाले ऑस्ट्रेलिया टूर पर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके थे, तो अब की बार फैंस को उम्मीदें टीम से बहुत ज्यादा थी, पर उन उम्मीदों का भार संभालने के लिए फैंस की उम्मीदों से एकदम उल्टा जाते हुए पहले टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 36 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का लोएस्ट और टेस्ट हिस्ट्री का फोर्थ लोएस्ट टोटल था। इस रिजल्ट को देखने के बाद लोगों ने इंडिया की व्हाइट वॉश की प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही जब विराट कोहली इंडिया वापस लौट चुके थे तो इतने बड़े टूर को स्टार्ट करने का इससे बुरा तरीका शायद ही कुछ और हो सकता था। ऐसे हालातों में टीम इंडिया पहुंचती है एमसीजी, जहां दो यंगस्टर्स मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं। प्रेशर बहुत था, लेकिन कप्तान रहाणे इस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और फ्रंट से लीड करते हुए एक शानदार शतक ठोक देते हैं, जिसकी बदौलत इंडियन टीम ये मैच 8 विकेट से अपने नाम कर लेती है और सीरीज को 1-1 से बराबर कर देती है। एमसीजी से दोनों टीम्स पहुंचती है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, जहां हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन इंजर्ड होने के बावजूद जैसे तैसे मैच ड्रॉ करा देते हैं। अब सीरीज के लास्ट मैच होना था ऑस्ट्रेलिया के डेन गाबा में, जहां पिछले 32 सालों से ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारी थी। 1977-78 में बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में इंडियन टीम गाबा में जीत की दहलीज के करीब आई थी, पर उसे पार नहीं कर पाई और महज 16 रन से मैच गवा बैठी थी। आगे चलकर वो हार हमारे लिए सीरीज हारने का कारण बनी, पर अब की बार रहाणे के पास मौका था 40 साल बाद उस काम को पूरा करने का, जिसे करने में हम उस वक्त कामयाब नहीं रहे थे। लेकिन ये काम कुछ आसान नहीं होने वाला था। इंडियन क्रिकेट टीम में ना ही विराट कोहली थे, ना केएल राहुल, ना हनुमा विहारी, ना रविचंद्रन अश्विन, ना बुमराह, ना शमी। ऐसा लग रहा था कि इस मैच से पहले इंडियन कैंप में इंजर्ड प्लेयर की संख्या लगभग एक्टिव प्लेयर्स के बराबर हो गई थी। हालात इतने खराब थे कि उस मस्ट विन मैच में इंडिया को टी नटराजन और वॉशिंगटन सुंदर का डेब्यू कराना पड़ा था। ऐसी इनएक्सपीरियंस टीम को गाबा में लीड कर रहे होते हैं अजिंक्य रहाणे। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 369 रन बनाती है, मगर इंडिया उसे बड़ी लीड नहीं लेने देती और 336 रन बना देती है। अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 294 रन बनाकर इंडिया को 329 रन का बड़ा टारगेट देती है। यहां से इंडिया के पास दो रास्ते थे, ड्रॉ के लिए जाना या जीत के लिए। टारगेट बहुत बड़ा था, बैटिंग में इनएक्सपीरियंस था और हम ऑस्ट्रेलिया के फोर्ट्रेस पर उसकी डेडली बॉलिंग लाइनअप को फेस कर रहे थे, जिसमें मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस और नेथन लायन जैसे एक्सपीरियंस बॉलर्स थे जो इन कंडीशन से अच्छे से वाकिफ थे। कोई और टीम होती तो शायद ड्रॉ के लिए ही जाती, लेकिन इस युवा इंडियन टीम ने यह तय करा कि वो इस टारगेट को चेस करेंगे, और सिर्फ तय ही नहीं किया बल्कि करके भी दिखाया। इस सीरीज में डेब्यू करने वाले शुभमन गिल ने इस चेस में सबसे बड़ा योगदान देते हुए 91 रन की पारी खेली। उनका पूरा साथ दिया चेतेश्वर पुजारा ने, जिन्होंने अपने शरीर पे 150 की स्पीड वाली बॉल खेलते हुए एक छोर संभाले रखा, 56 रन की पारी खेली। और हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए इतना काफी नहीं था, इस गेम को अच्छे से फिनिश करना भी जरूरी था, और ये करने की जिम्मेदारी लेते हैं ऋषभ पंत, जो अंत तक नॉट आउट रहते हुए 89 रन बनाते हैं और गाबा का किला फतेह करते हैं। और इंडियन टीम ने पहले मैच में 36 पर ऑल आउट होने के बाद, अपने की प्लेयर्स के इंजर्ड होने के बाद, एक यंग इनएक्सपीरियंस टीम के साथ लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर सीरीज जीती। इस सीरीज के अलावा रहाणे को कभी कप्तानी का उतना मौका नहीं मिला, और वाइस कैप्टन होने के बावजूद कोहली के बाद उन्हें टीम इंडिया का कप्तान नहीं बनाया गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या विराट के बाद रहाणे को इंडियन टेस्ट टीम में कैप्टन बनना चाहिए था? कमेंट्स में बताओ। अभी तक हमें जितने भी कप्तानों की बात करी, उनमें से किसी ने ओवरसीज टेस्ट में विक्ट्री दिलाई तो किसी ने पूरी सीरीज जिताई, पर एक कैप्टन का सबसे जरूरी काम क्या सिर्फ ओवरसीज टेस्ट मैचेस जीतना होता है? नहीं, एक अच्छे कप्तान की सबसे बड़ी पहचान होती है अपने टीममेट्स और फैंस का भरोसा जीतना और उसे बनाए रखना। और जब भी फैंस का भरोसा क्रिकेट पर बनाए रखने की बात होगी तो एक नाम इंडियन क्रिकेट में सबसे ऊपर रहेगा, और वो है सौरव गांगुली। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टीम को स्टेबिलिटी तो दी, लेकिन इंडियन क्रिकेट पर एक ऐसा बड़ा दाग डाला जिससे देश के लोगों का क्रिकेट से ही भरोसा उठ गया। वो दाग था मैच फिक्सिंग स्कैंडल। जब ये स्कैंडल लोगों के सामने आया, तब सबके पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और उनका भरोसा पूरी तरह से इंडियन टीम और क्रिकेट से उठ गया। बीसीसीआई के लिए सबसे जरूरी था इस टूटते हुए भरोसे को वापस जीतना। ऐसा करने की जिम्मेदारी वो देते हैं सचिन तेंदुलकर को और उन्हें टीम का कैप्टन बनाते हैं, पर सचिन ऐसा करने में नाकामयाब रहते हैं और कप्तानी छोड़ देते हैं। बीसीसीआई के लिए सबसे जरूरी था इस टूटे हुए भरोसे को वापस जीतना, एंड उसके लिए सचिन के बाद सौरव गांगुली को टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाता है, और यहां से दौर शुरू होता है इंडियन क्रिकेट टीम की दादागिरी का। सौरव गांगुली ने टीम को 49 मैचेस में लीड करा, जिसमें से 21 जीत और 13 ड्रॉ निकले और 15 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा। गांगुली से पहले किसी भी कप्तान ने टेस्ट मैचेस में इंडिया को इतनी जीत नहीं दिलाई थी, लेकिन जीत से ज्यादा था दादा की एरा का वो एग्रेशन, आइकॉनिक मोमेंट्स जिसके लिए उन्हें याद करा जाता है। फिर चाहे वो लॉर्ड्स की बालकनी में टी शर्ट उतारना हो या स्टीव वॉ को टॉस के लिए वेट कराना हो, दादा की कैप्टनशिप में टीम ने कभी बैकफुट से गेम को नहीं खेला, बल्कि हमेशा ओपोनेंट को डोमिनेट करा।
उनकी कैप्टनसी में टीम ने कई सारे कारनामे किए। 2002 में इंग्लैंड जाके टेस्ट जीता, ऑस्ट्रेलिया की 16 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा, फॉलो ऑन लीड लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया को मैच हराया, इवन वनडे में तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला। अपनी कप्तानी में गांगुली ने मैचेस तो जिताई, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने अपनी लीडरशिप में नए मैच विनर्स बनाए। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, एमएस धोनी जैसे लेजेंड्स को गांगुली ने ही ग्रूम किया। उन्हीं में से एक प्लेयर ने आगे चलकर इंडियन टीम की कमान संभाली और वो काम पूरा किया जो गांगुली अधूरा छोड़ गए थे। एमएस धोनी, जिन्हें आज व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेस्ट कैप्टन दुनिया मानती है, और माने भी क्यों ना, 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर उन्होंने इस बात को बिल्कुल सही साबित भी किया। शायद यही वजह थी कि धोनी एज अ टेस्ट कैप्टन काफी अंडररेटेड रहे। धोनी ने टोटल 60 मैचेस में इंडिया को लीड करा, जिसमें 27 मैचेस में टीम ने जीत हासिल करी, जो उस वक्त किसी भी कप्तान द्वारा सबसे ज्यादा थी, इवन सौरव गांगुली से भी ज्यादा। इन 27 विन्स के अलावा उनकी कैप्टनशिप में 15 मैचेस ड्रॉ भी कराए, जिसमें साउथ अफ्रीका में मैच जीतना, इंग्लैंड में मैच जीतना और घर के ज्यादातर मैचेस में विक्टोरियस रहना शामिल था। धोनी की टेस्ट कैप्टनशिप का सबसे बड़ा लम्हा आता है दिसंबर 2009 में, जब उनकी लीडरशिप में इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 की रैंक हासिल करती है। ऐसा करने वाले धोनी पहले भारतीय कप्तान थे। गांगुली की तरह धोनी भी प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए जाने जाते थे। अपनी लीडरशिप में उन्होंने कई सारे प्लेयर्स को ग्रूम करा, फिर चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, रविचंद्रन अश्विन हो या रविंद्र जडेजा हो। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज जितने भी मैच विनर्स इंडिया के पास हैं, वो सब धोनी की कैप्टनसी में ही आगे आए थे, जिसमें शामिल है एक ऐसा नाम जिसने धोनी की रिटायरमेंट के बाद इंडियन क्रिकेट टीम की कमान संभाली और उसकी एरा में इंडियन टीम दुनिया की सबसे डोमिनेटिंग टेस्ट टीम बन के सामने आई। उस कप्तान ने ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिसे तोड़ना तो दूर, उनकी बराबरी करने के बारे में भी शायद आगे आने वाले इंडियन कैप्टन सोच ना पाए। उस कप्तान ने ऐसी लेगेसी बना दी है, ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि आने वाले सभी कप्तान के लिए उन्हें मैच कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और उस कप्तान का नाम है विराट कोहली, जो अनडाउटेडली इंडिया के बेस्ट टेस्ट कैप्टन एवर है। उन्होंने एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बाद इंडियन टेस्ट टीम की कमान बीच ऑस्ट्रेलियन टूर पर संभाली थी। धोनी के काम एंड कंपोज, लेस एक्सप्रेसिव स्टाइल से एकदम उल्टे विराट अपने अग्रेसिव और एक्सप्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। 2014 की बीजीटी के मिड में ही कोहली को टीम का कैप्टन अनाउंस कर दिया गया और बतौर कप्तान अपने पहले मैच में उन्होंने 147 रन की पारी खेलकर खुद को इस बड़े मंच पर अनाउंस कर दिया। ये बता दिया कि वो यहाँ मैचेस को बचाने या ड्रॉ कराने नहीं बल्कि जीतने के इरादे से आए हैं, और इस चीज को उन्होंने करके भी दिखाया। विराट से पहले आए सभी कप्तान या तो ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत रहे थे या इंग्लैंड में, या फिर होम डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर पा रहे थे, या फिर नंबर 1 रैंक हासिल। लेकिन विराट पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने वो सब अचीव किया जो उनसे पहले के कप्तानों ने किया था या करने से चूक गए थे। जो काम बिशन सिंह बेदी 1978 में नहीं कर पाए, कोहली ने वो काम 2018 में करके दिखाया और ऑस्ट्रेलिया जाकर सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। फिर इंग्लैंड जाकर उन्होंने 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराई, लॉर्ड्स के हिस्टोरिक जीत दिलाई और अजहरुद्दीन के इंग्लैंड में सीरीज में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। साउथ अफ्रीका जाकर मैच जीता और घर को तो एक अभेद किला बना दिया। कोहली के दौर में इंडिया आकर एक मैच निकालना भी टीम के लिए नामुमकिन सा होता था। कोहली ने 11 होम सीरीज में इंडियन टीम को लीड करा और 11 की 11 सीरीज में हम विनिंग साइड पर थे। जब कोहली ने 2014 में इंडियन टीम की कमान संभाली तब इंडियन टीम टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर थी। हम टेस्ट रैंकिंग में केवल बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से आगे थे। वहां से कोहली ने सिर्फ 1 साल में ही टीम को नंबर 1 की रैंक पर बिठाया और लगातार अगले 6 सालों तक इस रैंक को होल्ड करते रहे। अपने करियर में कुल 68 मैचेस में इंडिया को लीड करने वाले कोहली ने 40 मैचेस में जीत दिलाई और 11 ड्रॉ निकाले। ये रिकॉर्ड उन्हें इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन तो बनाते ही है, लेकिन इतनी विंस के साथ वो वर्ल्ड के 4th मोस्ट विंस वाले कैप्टन भी बन जाते हैं, जहां वो बस ग्रीम स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ के ही पीछे हैं। ये सारी चीजें अनडाउटेडली विराट कोहली को इंडिया का बेस्ट टेस्ट कैप्टन बनाती हैं। एंड ये थे इंडियन टेस्ट हिस्ट्री के बेस्ट कप्तान और उनकी लेगेसी। हर एक ने अपने अंदाज से इस देश की क्रिकेट को नए मुकाम तक पहुंचाया। किसी ने टीम में जुनून भरा, किसी ने डिसिप्लिन, किसी ने अग्रेशन दिखाया तो किसी ने कमनेस। इन्हीं सबके एफर्ट से आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग पावर्स में से एक है इंडिया। बात केवल ट्रॉफीज की नहीं है और बात उन मोमेंट्स की भी नहीं है, बल्कि उन लीडरशिप स्किल्स की है जो इन प्लेयर्स के अंदर थी, जिसने इंडियन क्रिकेट में इन सब ने अपना अलग और बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। अब इस लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो शुभमन गिल को सौंपी गई है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या शुभमन गिल इस लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी और वीडियोस को भी जो स्क्रीन पर आ रही हैं जरूर चेकआउट करना।